हेलो एवरीवन। तो आज के हम लेक्चर में फिर से पढ़ने जा रहे हैं अपना बिहार स्टेट का जो एग्ज़ाम हुआ उसके बाद जो इसका मेंस होगा यानी टीजीटी और पीजीटी का मेंस होगा उसका हम लोग एक कॉमन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वो है फिगर ऑफ स्पीच। तो चलिए अपने लेक्चर को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फिगर ऑफ स्पीच का डिफिनीशन क्या होता है। तो जैसा कि आपको पता है यहाँ पर कि अ वर्ड आर द एक्सप्रेशन यूज्ड नॉट विथ इट्स ओरिजिनल मीनिंग बट इन एन इमेजिनेटिव वे टू मेक अ स्पेशल इफेक्ट। ठीक है, यानी ये एक प्रकार का ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि जिसका यूज हम लोग करते हैं राइटिंग को और इफेक्टिव बनाने के लिए। और यहाँ पर एक इमेजिनेटिव वे होता है, इमेजिनेटिव तरीका होता है अपने राइटिंग स्किल को और पोएम को और अच्छा इफेक्टिव और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, और ये समझने वाली बात ये है कि इसका जो है ओरिजिनलिटी से इसका कोई संबंध नहीं रहता है। ठीक है, ओरिजिनल मीनिंग इसका हम लोग अक्सर फिगर ऑफ स्पीच में हम लोग नहीं निकालते हैं। ठीक है, बस हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए इमेजिनेटिव वे का तरीका हम लोग अपनाते हैं। और ये क्रिएटिव वे होता है, क्रिएटिव वे ऑफ लैंग्वेज टू जनरेट एन इफेक्ट होता है। यानी जो पोएट होते हैं ये अक्सर लोग वही लोग जो है फिगर ऑफ स्पीच का अच्छा यूज़ कर पाते हैं। तो ये भी एक पॉइंट है। तो सबसे पहला अपना फिगर ऑफ स्पीच है वो उसका नाम है लिटोट्स। ठीक है, तो लिटोट्स के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो है लिटोट्स जो है ये इनडायरेक्टनेस पर बेस्ड होता है। इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द इनडायरेक्टनेस। यानी कि हम इनडायरेक्टनेस का क्या मतलब निकलता है कि शब्द कुछ और लिखे रहेंगे और हम लोगों को सेंस कुछ और निकालना पड़ेगा। और ग्रीक में लिटोट्स का मतलब होता है प्लेन प्लेन। और ये जो होता है हाइपरबोला जो यानी कि हाइपरबोल जो फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें चीज़ों को बढ़ा के बात की गई रहती है। जैसे हाइपरबोल में आपको पता होगा कि हम लोग हर चीज़ को क्या एक्सपेंड करके बातें करते हैं। ठीक है, बढ़ा चढ़ाकर एग्जैजरेट करके बातों को करते हैं। लेकिन लिटोट्स में हम घटा करके बात करते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कह रहा है कि हाइपरबोल का जो अपोजिट होता है वो लिटोट्स होता है। और इसमें क्या है कि अफर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय द निगेटिव ऑफ अपोजिट। ठीक है, तो यानी कि कुछ वर्ड आपके सामने यहाँ पर लिखा रहेगा और उसके बाद में जो यानी अपोजिट सेंस रहेगा उसका हमें यहाँ पर मीनिंग निकालना पड़ेगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो और क्लियर होगा। यहाँ पर कह रहा है कि ही इज नो फूल। ठीक है, यानी वो बेवकूफ़ नहीं है। ही इज नो फूल यानी वह बेवकूफ़ नहीं है। इसका मतलब ये है कि ही इज अ वाइस मैन, ही इज अ वाइस मैन। तो देखा आपने, हम इस लाइन को कहेंगे ही इज नो फूल, हम ये लाइन बोलेंगे। ठीक है, यानी वो बेवकूफ़ नहीं है। लेकिन तो आपको ये समझना होगा ही इज अ वाइस मैन का सेंस निकालना होगा। उसी तरह से अपना सेकंड एग्जांपल में कह रहा है ही इज नॉट एन अननोन मैन, यानी वह अनजान व्यक्ति नहीं है। इसका मतलब कि वह एक उसे सब जानते हैं। तो आप ये सेंस निकालेंगे कि ही इज अ नोन मैन। उसी तरह से ही इज राइटर ऑफ नो मीन वर्ड, यानी वो छोटे और सस्ते शब्दों का राइटर नहीं है। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि वो जो है एक ग्रेट राइटर है, ग्रेट राइटर है। तो यही होता है लिटोट्स। हम कहते कुछ और है और उसको समझना कुछ और रहता है, इसीलिए इसको हम लोग इनडायरेक्टनेस कहा गया है यहाँ पर। और हम लोग देखेंगे अपने सेकेंड यानी कि यहाँ पर जो है मेटोनमी के बात अब हम लोग समझते हैं। तो मेटोनमी में क्या कहा गया है, इट मीन्स द सब्सटीट्यूशन ऑफ नेम। तो मेटोनमी का जो ग्रीक मीनिंग होता है उसका मतलब होता है कि उस किसी नेम का सब्सटीट्यूशन। मतलब कि अगर कोई शब्द रहेगा, ठीक है, तो उसके जगह पर हमें कुछ दूसरा अपना सेंस निकालना होगा। आप देखे भी होंगे कि जैसे हम लोग थ्रोन बोलते हैं, थ्रोन का तो मतलब वैसे सिंहासन होता है। लेकिन थ्रोन जो है इनडायरेक्टली जो वो किंग को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, शासक और शासन दोनों को रिप्रेजेंट करता है थ्रोन या फिर क्राउन। तो यहाँ पर जैसे कि चार्ल्स सेकेंड वाज क्राउन, अगर मैं कहता हूँ चार्ल्स सेकेंड क्राउन किया गया, ठीक है, इसका मतलब कि चार्ल्स सेकेंड क्राउन जो सेंस यहाँ पर दे रहा है फ्रेंड, ठीक है, वही सेंस दे रहा है किसका, किंग। यानी चार्ल्स सेकेंड जब किंग बना तब की यहाँ पर बात कर रहा है। इस एग्जाम्पल से और अच्छा से क्लियर होगा। लिखा है पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। अब यहाँ पर पेन देखिए, पेन जो है वो स्वॉर्ड से ज़्यादा शक्तिशाली है, माइटर है। तो इसका मतलब पेन का क्या मतलब हुआ, पेन का ये मतलब हुआ कि पेन जो होता है ये सिंबल ऑफ एजुकेशन है। ठीक है, ये सिंबल ऑफ एजुकेशन है। और स्वॉर्ड जो है यहाँ पर ये जो है सिंबल ऑफ वायलेंस है, सिंबल ऑफ वायलेंस है। तो जो एजुकेशन होता है
ठीक है, वो वायलेंस से बड़ा होता है। यानी जो काम आप वायलेंस से नहीं कर सकते हैं वो काम आप एजुकेशन से कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि पेन इज माइटर देन सॉर्ड। और ये एग्जाम्पल होगा मेटोनमी का, क्योंकि पेन जो है वास्तव में कलम की बात अब नहीं हो रही है, हम यहाँ पर बात लिटरेसी की हो रही है, एजुकेशन की बात हो रही है। इस तरह से आप यहाँ पर समझेंगे। और ये एग्जाम्पल देखिए, आर क्लास टीचर इज टीचिंग शेक्सपियर। तो यानी कि हमारे क्लास टीचर जो हैं शेक्सपियर को पढ़ा रहे हैं। तो शेक्सपियर को पढ़ाने का क्या मतलब हुआ? शेक्सपियर को पढ़ाने का ये मतलब हुआ कि जो शेक्सपियर के जो वर्क्स हैं, ठीक है, शेक्सपियर के जो वर्क्स हैं उनको पढ़ा रहे हैं, न कि जो हैं शेक्सपियर को पढ़ा रहे हैं। इससे ये आप लोग समझेंगे, ठीक है। यानी शेक्सपियर द्वारा लिखे गए जो उनके वर्क्स हैं हमारे क्लास टीचर उसको पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर भी मेटोनमी का यूज हुआ है। शेक्सपियर जो नाम है वो नाम भले ही है, पर यहाँ पर शेक्सपियर द्वारा लिखे गए रचनाओं की बात हो रही है। तो कैसे जो वर्ड शेक्सपियर है और कैसे इसने सब्स्टिट्यूट कर दिया किसको? तो शेक्सपियर्स के वर्क को। तो ये बात यहाँ पर समझना होगा। थर्ड है अपना ऑक्सीमोरॉन। तो ऑक्सीमोरॉन का क्या मतलब होता है? तो इसमें क्या होता है कि हम लोग अपोजिट शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, एक ही लाइन में दो अपोजिट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए, वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट पुट टू अपोजिट वर्ड एलिमेंट्स, ठीक है। यानी एक ही लाइन में दो अपोजिट एलिमेंट्स रख दिए जाते हैं और फिर वो हो जाता है ऑक्सीमोरॉन। एग्जाम्पल है कि लाइफ इज बिटर स्वीट, ठीक है। तो देखिए बिटर का मतलब तीखा होता है, ठीक है, और वहीं पर हमने एक दूसरा वर्ड उसी लाइन में यूज कर लिया है स्वीट। तो दोनों वर्ड एक दूसरे के अपोजिट हैं और एक ही शब्दों में एक ही में यूज किए गए हैं, इस वजह से यहाँ पर ऑक्सीमोरॉन होगा। दिस इज एन ओपन सीक्रेट। तो ओपन और सीक्रेट, देखिए सीक्रेट जो होता है हमेशा वो छुपा रहता है या फिर छुपा के रखते हैं हम लोग, लेकिन और हाइड का ये सेंस रखता है। सीक्रेट जो होता है हमेशा हाइड का भी सेंस रखता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने हाइड का भी जिक्र कर लिया है और ओपन का भी जिक्र कर लिया है, यानी टू अपोजिट एलिमेंट को हमने एक साथ रख दिया है। तो ये भी एग्जाम्पल हो जाएगा ऑक्सीमोरॉन का। थर्ड, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, ठीक है, समझिए, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। तो यहाँ पर एक वर्ड है नथिंग भी और दूसरा है आपका ऑल, ठीक है। तो ये सभी जो हैं ये आपके ऑक्सीमोरॉन के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट जो है अपना फेबल। फेबल भी इम्पॉर्टेंट है। फेबल में क्या होता है कि इसका पहले हम लोग देखेंगे कि इसका लैटिन या फिर ग्रीक मीनिंग क्या होता है। तो ये जो फेबल वर्ड है ये फेबुला से बना हुआ है और फेबुला का मतलब होता है स्टोरी। फेबुला का मतलब होता है स्टोरी। अब कैसी स्टोरी, ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे। तो इसमें क्या होता है कि अक्सर हम लोग पढ़ते हैं कि कुछ ऐसी रचनाओं को पढ़ते हैं जिसमें कि जो एनिमल्स होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, उनका वो बोलते हुए नजर आते हैं। यानी कि बर्ड्स एंड एनिमल्स ट्राई टू कन्वे द मोरल लेसन, ठीक है। जैसे हम लोगों ने आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि कछुए और खरगोश की कहानी हम लोग पढ़े थे, या फिर जो एक कछुआ और दो हंस रहते हैं उनकी हम लोग कहानी जो पढ़े थे। तो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ फेबल। फेबल्स में जानवरों को बोलते हुए बताया जाता है, केवल नैतिकता का पाठ पढ़ाने के लिए। इस तरह से आप इसको समझिए। और एक यानी कि राइटर थे एओसेफ, ठीक है। तो एओसेफ के जो फेबल्स हैं वो वर्ल्ड में फेमस हैं, ठीक है। तो आप एक फैक्ट को याद रखिए। पैरेबल, ग्रीक मीनिंग जो होता है, पैरेबल का जो ग्रीक मीनिंग होता है वो होता है कंपैरिजन। यानी पैरेबल में हम लोग कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, तुलना करते हैं। अब तुलना किस प्रकार से करते हैं? तो इट इज अ स्टोरी विथ अ हेवनली मीनिंग, ठीक है। यानी कि जो स्टोरी होती है ये मेटेरियलिस्टिक स्टोरी होती है, या फिर हम ये यूँ कहूँ कि ये अर्थली स्टोरी होती है, ठीक है। लेकिन उसको जब हम हेवनली यानी फिर हम गॉड से, सुप्रीम पावर से जब हम उसको जोड़ करके देखते हैं तो वहाँ पर हम लोग पैरेबल का इस्तेमाल करते हैं और समझते हैं। बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ ग्रेट सेंट, यानी पैरेबल जो है वो भी एक प्रकार का स्टोरी ही होती हैं, लेकिन ये ग्रेट सेंट पर यानी महान साधु संतों पर बेस्ड होती है, या फिर प्रॉफिट पर बेस्ड होती हैं, उनके कारनामों पर बेस्ड होती हैं। क्योंकि उनके कारनामे जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमें मोरालिटी की पाठ पढ़ाते हैं, अपने एक सही रास्ते पर चलने का तरीका बताते हैं। तो जो सेंट और प्रॉफिट के लाइफ पर बेस्ड जो स्टोरी होती हैं उनको हम लोग पैरेबल में रखते हैं। और मोरल लेसन, जैसे यहाँ पर एग्जांपल है कि मोरल लेसन ऑफ जीसस टीचिंग इन द गॉस्पेल।
तो जो गॉस्पल में जो मोरल टीचिंग दिया गया है जीसस के द्वारा, ठीक है, वो एक एग्जाम्पल है पैरेबल का। देखिए कहानियाँ दोनों में होती हैं, फेबल में भी कहानियाँ होती हैं और पैरेबल में भी कहानियाँ होती हैं, ठीक है, और दोनों का मकसद भी एक होता है, और वो ये है कि दोनों ही मोरल लेसन देती हैं। लेकिन फिर डिफरेंस क्या रह गया, ये समझिए। तो फेबल में क्या है, तो फेबल में वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स आर यूज्ड टू गिव अ मोरल लेसन। तो फेबल में जो वाइल्ड एनिमल्स हैं और बर्ड्स हैं या फिर जो अदर क्रिएचर्स हैं उनका जिक्र होता है, और वे सभी मिलकर के एक मोरल लेसन देते हैं। और पैरेबल में क्या होता है, तो लीजेंड जो लोग हैं या फिर जो सेंट लोग हैं, ठीक है, उनके जीवन पर बेस्ड होती हैं कहानियाँ, हमें मोरल लेसन को सिखाने के लिए। तो ये अंतर है। साइनेक्डोकी क्या होता है, साइनेक्डोकी भी एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसका मतलब होता है टेकिंग अप टुगेदर, टेकिंग अप टुगेदर। ये मीनिंग अगर आपको याद रहेगा तो आप जो है डिफिनीशन नहीं भी याद रहेगा तो भी दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से अब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो साइनेक्डोकी का मतलब होता है टेकिंग अप टुगेदर, यानी बात जो है हम एक की करेंगे, लेकिन वो जो एक पर्सन होगा वो सिंबलाइज सभी को करेगा। इस तरह से आप इसको समझिए, ठीक है। यहाँ पर और भी है कि अ स्मॉल पार्ट रिप्रेजेंट होल क्लास एंड कम्युनिटी, यानी एक छोटा सा हिस्सा रहेगा लेकिन फिर वो बाद में चल करके पूरे क्लास की या फिर पूरे कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। वी शुड अंडरस्टैंड वन थिंग बाय अनदर, यानी एक चीज़ की हम बात करेंगे तो लेकिन पूरे आपको उस पूरे कम्युनिटी को आपको जोड़ करके सब चीज़ों को समझना होगा। जैसे मैं यहाँ पर कहता हूँ, एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, इससे आप समझ जाएंगे एक ही बारे में। इंडिया वॉन द मैच, ठीक है, तो इंडिया ने मैच जीता। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इंडिया में तो केवल चंद प्लेयर खेलते हैं, केवल 11 प्लेयर ही खेलेंगे, लेकिन फिर बाद में चलकर हम ये बताते हैं कि इंडिया ने मैच जीता, यानी इंडिया पूरा कम्युनिटी को, इंडिया के रहने वाले लोगों ने मैच जीता। इस तरह से हम लोग जिक्र कर देते हैं, ठीक है, यानी पूरे कम्युनिटी और पूरे क्लास की हम लोग बात कर देते हैं, पूरे कंट्री के लोगों की हम लोग बात कर देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि साइनेक्डोकी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है टेकिंग अप टुगेदर, हम इंडिया की बात तो कर रहे हैं और उसमें हम सभी इंडियंस को ले लिए। ही इज अ पुअर क्रिएचर, अब यहाँ पर ही लगा हुआ है, ठीक है। अब ही इज अ पुअर क्रिएचर का मतलब ही जो है ये वर्ड मैन के लिए इस्तेमाल किया गया है, यानी जो अब पूरा जो मैन की जाति है, ठीक है, वो एक कुछ नहीं, एक तुच्छ आदमी है, यानी पुअर क्रिएचर है। तो इस वजह से यहाँ भी साइनेक्डोकी हो गया है। द नाइट वॉज इक्विप्ड विथ हैवी स्टील, अब हैवी स्टील का मतलब कि उस नाइट के पास जितने भी औजार थे लड़ाई के लिए उसका यहाँ पर जिक्र कर लिया। यानी हैवी स्टील कहने से मतलब ये है कि उसके पास जो भी स्टील और आयरन के बने हुए जो भी उसके पास हथियार थे, ठीक है, उन सभी का यहाँ पर जिक्र कर दिया। तो हमने यहाँ पर बस हैवी स्टील कहा, लेकिन आपको पूरा उसके इक्विपमेंट को समझना पड़ जाएगा, सेंस निकालना पड़ जाएगा, इसलिए यहाँ पर भी साइनेक्डोकी फिगर ऑफ स्पीच का यूज हो रहा है। नेक्स्ट है अपना जियोग्मा। तो जियोग्मा जो होता है ये कंस्ट्रक्शन पर बेस्ड होता है, कंस्ट्रक्शन पर बेस्ड होता है ये। इसमें क्या होता है कि द सेम वर्ड इज अप्लाइड टू अदर डिफरेंट सेंसेस टू प्रोड्यूस द ह्यूमरस इफेक्ट, ठीक है। यानी कि ह्यूमरस इफेक्ट देने के लिए हम लोग जियोग्मा का यूज जो राइटर लोग हैं वो पोएट्री में किया करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि ही किल्ड द बॉयज़ एंड लगेज, तो आपने यहाँ पर देखिए जो किल्ड वर्ड है, ठीक है, ये बॉयज़ के लिए भी यूज़ किया गया है और यही जो किल्ड वर्ड है ये लगेज का के लिए भी यूज़ किया गया है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर जियोग्मा हो जाएगा। एक ही शब्द जो है दो बाकी अन्य दो सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, तो यहाँ पर जियोग्मा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। थर्ड है अपना सार्काज्म। सार्काज्म फिगर ऑफ स्पीच है, ये भी बेस्ड होता है किस पर, तो इनडायरेक्टनेस पर बेस्ड होता है। इनडायरेक्टनेस, जब भी मैं कहूँगा इनडायरेक्टनेस तो इसका मतलब ये है कि लिखा कुछ और होगा और सेंस आपको कुछ और निकालना पड़ेगा प्यारे दोस्तों। और यहाँ पर इन सार्काज्म वन रियली मीन्स द एग्जैक्टली व्हाट ही आर सी वांट्स टू से, ठीक है। सार्काज्म का मतलब ये है कि जो लाइन में लिखा रहेगा, ठीक है, तो ठीक वैसा ही सेंस हम लोग यानी समझने की और निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन उसका पर्पस कुछ और होता है। इट एक्साइट कंटेम्प्ट और रेडिक्यूल, ठीक है, वो जो है नीचा दिखाने के लिए या फिर बेइज्जती करने के लिए
है ना, डिसऑनर करने के लिए लाइन बोली जाती है एक पर्सन को। जैसे मैं यहाँ पर कहता हूँ कि स्विमर सेव्ड कलीग, ठीक है, कलीग लाइफ बट ही हिमसेल्फ कुड नॉट, यानी स्विमर ने अपने कलीग की, अपने साथ में रहने वाले जो पर्सन है उसका तो लाइफ बचा पाया, लेकिन अपनी खुद की लाइफ नहीं बचा पाया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आप देखिए कि मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि स्विमर ठीक है, बहुत बलवान था, काफ़ी अच्छा तैराक था, ठीक है, यानी कि दूसरे की लाइफ तो बचा लिया, अपने साथी की लाइफ तो बचा लिया, लेकिन खुद की लाइफ को नहीं बचा पाया, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा सार्काज्म का। उसी तरह से यहाँ पर चीफ राइट सेड मॉकिंग क्रिस्ट, ठीक है, यानी क्राइस्ट को मॉक करते हुए जो, यानी कि जो चीफ राइट है उसने कहा, क्या कह रहा है, ही सेव्ड अदर्स, उन्होंने दूसरों को बचाया, बट हिमसेल्फ ही कुड नॉट सेव्ड, लेकिन उन्होंने खुद को नहीं बचा पाया, ठीक है। तो ये जो इस प्रकार के जो भाव देते हैं तो वही होता है सार्काज्म, ठीक है। आयरनी, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द इनडायरेक्टनेस, ये भी इनडायरेक्टनेस पर ही बेस्ड होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वी से वन थिंग बट जस्ट द अनदर, ठीक है, हम कहते कुछ और हैं, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ मीनिंग उस शब्द का दूसरा निकलता है, ठीक है। हम इस प्रकार से बोलते हैं इसमें कि हम किसी पर्सन का प्रेज कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में हम उसको डिसऑनर या फिर ब्लेम या फिर रेडिक्यूल करते हैं। जैसे मैं कहूँ यहाँ पर कि यू आर टू टैलेंटेड, दिस एग्जाम इज नॉट फॉर यू, जैसे मैं कहता हूँ तुम तो बहुत टैलेंटेड हो, ठीक है, लेकिन ये एग्ज़ाम तुम्हारे लिए नहीं है, ठीक है। तो मैं जो है मॉक करने का सेंस यहाँ पर निकाल रहा हूँ कि एक तरफ मैं उसको कह रहा हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, दूसरी तरफ मैं कह रहा हूँ ये एग्ज़ाम तुम्हारे लिए नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि ये ब्रूटस सेज ही वाज एम्बिशियस एंड ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, ठीक है। तो जूलियस एंड सीजर का यहाँ पर ये लाइन लिया गया है जो विलियम शेक्सपियर का एक नॉवेल है। तो यहाँ पर कह रहा है कि ब्रूटस जो है एक तरफ एम्बिशियस भी दिखाया गया है, दूसरा तरफ उसको ऑनरेबल भी दिखाया गया है, लेकिन वो इतना ज़्यादा वो एम्बिशियस है कि उस एम्बिशन के चक्कर में वो काफ़ी गुनाह कर बैठता है, ठीक है। तो लेकिन वो ऑनरेबल नहीं हो सकता, तो इस वजह से यानी मॉक करने के लिए, रेडिक्यूल करने के लिए ब्रूटस को मतलब ब्रूटस ने कहा। क्लियर है फ्रेंड? पन कहते हैं या फिर पेरोनोमेशिया कहते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है ये साउंड पर बेस्ड होता है। साउंड पर बेस्ड होने का मतलब ये हुआ कि हम शब्द पे नहीं, हम साउंड पर जाएंगे, ठीक है, साउंड पर जाएंगे। जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पर कि टू, तो लिखते समय तो ये टू लिखा रहता है, और लिखते समय तो आप पहचान पाएंगे कि ये भी टू लिखा हुआ है और ये भी टू लिखा हुआ है, लेकिन जब बोलने की बारी आएगी तो आप उस वक्त डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, उस वक्त आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो जब आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे उसी दौरान आप जो है शब्दों का अलग अलग अर्थ निकाल पाएंगे, ठीक है। और जब अलग अलग अर्थ निकाल पाएंगे, एक ही शब्द का जब हम लोग अलग अर्थ निकाल पाएंगे, यानी दो या दो से अधिक अर्थ निकाल पाएंगे, तो वहीं पर पन फिगर ऑफ स्पीच होता है, ठीक है। अगर आप हिंदी से जोड़कर देखें तो हम लोग एक पढ़ते थे हिंदी में कि एक श्लेष अलंकार होता है, ठीक है, श्लेष अलंकार भी होता है, अलंकार। तो श्लेष अलंकार ही ठीक है, एकदम एग्जैक्टली है किसके, पन के। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अ सिंगल वर्ड हैज ए डबल मीनिंग, यानी एक ही सिंगल वर्ड रहेगा लेकिन उसके दो या फिर दो से अधिक मीनिंग रहेंगे। तो और रीडर जो होता है वो फिगर आउट करता है उसका सेंस अकॉर्डिंग टू यूज़, तो वो अपने अपने यूज़ के अकॉर्डिंग जो है रीडर जो है सेंस को निकालते हैं। जैसे यहाँ पर मैं कहता हूँ कि अ बाईसाइकिल कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन, बाईसाइकिल जो है वो खुद से खड़ा नहीं हो सकती क्योंकि इट वॉज टू टायर्ड, इट वॉज टू टायर्ड। तो बोलने को तो मैं टू टायर्ड बोल दूंगा, ठीक है, ये बस बोलूँगा तो आप ये नहीं लिखा रहेगा, इसमें से केवल मैं एक ही शब्द का इस्तेमाल करूँगा, लेकिन यहाँ पर टू टायर्ड का मतलब या तो वो दो पहिए वाली है या तो वो बहुत थकी हुई है। तो आपने देखा क्या कि जो टू टायर्ड वर्ड है, यानी टू टायर्ड जो वर्ड है इसके दो सेंस निकल रहे हैं, एक तो दो पहिया का सेंस निकल रहा है और दूसरा काफ़ी ज़्यादा थका हुआ का सेंस निकल रहा है। तो जब एक ही शब्द के दो अलग अलग मीनिंग निकलते हैं तो उस दौरान पन फिगर ऑफ स्पीच होता है। ये साउंड पर बेस्ड होता है,
ठीक है, यानी आप अगर लिख दिया जाएगा तो आप पहचान लेंगे, ठीक है, लेकिन लिखा नहीं जाता ये इसलिए यहाँ पर कह रहा है ये साउंड पर बेस्ड होता है। ही हैड अ फोटोग्राफिक मेमोरी बट नेवर डेवलप्ड इट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फोटोग्राफिक मेमोरी की बात कर रहा है, तो फोटोग्राफिक मेमोरी दो प्रकार की होती है। एक तो फोटोग्राफिक मेमोरी उसको कहते हैं कि जब हम एक पर्सन को अपने जीवन में एक बार देख लेते हैं, ठीक है, तो उसकी इमेज जो है हमेशा अपने अपने दिमाग में बन जाती है, तो वो भी एक फोटोग्राफिक मेमोरी है, ठीक है। और दूसरी फोटोग्राफिक मेमोरी है कि जो आर्ट ऑफ टेकिंग फोटो, आर्ट ऑफ जो टेकिंग फोटो है वो भी एक प्रकार का फोटोग्राफिक मेमोरी ही होता है, टेकिंग फोटो। तो यहाँ पर देखिए दो हमें यहाँ पर सेंस निकल रहा है। तो ही हैड अ फोटोग्राफिक मेमोरी बट नेवर डेवलप्ड इट। तो इस प्रकार से ये जो लाइन है वो भी उसमें भी वन फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। और अपना अब नेक्स्ट है फिगर ऑफ स्पीच जिसका नाम है यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन में किसकी बात की जाती है, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, पर्सन। पर्सोनिफिकेशन में एक वर्ड छुपा हुआ है प्यारे मित्रों जिसका नाम होता है पर्सन, ठीक है। यानी जब किसी सेंटेंस में, ठीक है, पर्सन के यानी ह्यूमन बीइंग, पर्सन का मतलब यहाँ पर ह्यूमन बीइंग का आप सेंस निकालिए, ह्यूमन बीइंग। तो जब किसी ह्यूमन बीइंग के हम लोग एक्शन को, ठीक है, या फिर उसके हैबिट को हम लोग जोड़ करके हम लोग किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से या फिर किसी नॉन लिविंग थिंग्स से जब हम लोग जोड़ देते हैं, उसी समय पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि ये जो फिगर ऑफ स्पीच है ये इमेजिनेशन पर बेस्ड होता है, यानी हकीकत से उसका कोई संबंध नहीं होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं और जो कुछ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ होते हैं, ठीक है, उनको लिविंग थिंग्स के साथ में लिविंग थिंग्स मान लिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहता हूँ कि लव इज़ ब्लाइंड, ठीक है। तो जो लव है ये तो एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, ठीक है, लेकिन ये जो कैरेक्टर है ब्लाइंड, तो ब्लाइंड कौन हो सकता है, तो ब्लाइंड जो कैरेक्टर होता है ये जो है ह्यूमन बीइंग हो सकते हैं ब्लाइंड। तो हमने ह्यूमन बीइंग के एक्शन या फिर कैरेक्टर को हमने जोड़ दिया किससे, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया से, इसलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। सी हियर्ड द लास्ट पाई कॉलिंग हर नेम, ठीक है, यहाँ पर लास्ट पाई कह रहा है फ्रेंड्स। तो लास्ट पाई का मतलब होता है कि जो लास्ट पाई है इसका मतलब होता है खाने की वस्तु होती है लास्ट पाई, ठीक है। तो यहाँ पर जब लास्ट पाई कह रहा है तो अब लास्ट ही हियर्ड द लास्ट पाई कॉलिंग हर नेम, तो यहाँ पर लास्ट पाई जो है उसकी आवाज़ को सुना, उसने उस लड़की ने लास्ट पाई की आवाज़ को सुना। तो लास्ट पाई जो ये तो फूड मटेरियल होता है, तो कोई फूड मटेरियल कोई आवाज़ दे सकता है, नहीं दे सकता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। और देखते हैं जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डेथ, तो डेथ तो एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है। तो डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग, तो डेथ का हैंड तो हो नहीं सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर दिखाया गया है कि डेथ ने अपने आइसी हैंड को किंग की तरफ बढ़ा, किंग के ऊपर रखा। तो यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। जैसे अब अपॉर्चुनिटी जो होता है वो नॉक्ड एट द डोर बट वंस, तो अपॉर्चुनिटी भी आपका एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है। और दरवाज़ा कौन खटखटाता है, कोई ह्यूमन बीइंग खटखटाता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे कह रहा है कि अपॉर्चुनिटी नॉक्ड एट द डोर बट वंस, ठीक है। तो यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी को एक पर्सन की तरह ट्रीट किया गया है, और इसमें भी अपना फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। तो ये चीज़ समझिए आप, ठीक है, यानी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को और किसी नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन बीइंग के एक्शन से जोड़ करके देखा जाता है। इन्वेंडो जो होता है ये इम्प्लाई करता है, यानी ये सेंस देता है, ये हल्का सा इनडायरेक्ट हिंट देता है, ठीक है।
लाइन में मौजूद अगर इन्वेंडो फिगर ऑफ स्पीच है तो वो हमें हिंट देने का काम करता है। कैसा हिंट देता है तो देखते हैं यहाँ पर। हिज फ्रेंड्स वर पुअर बट ऑनेस्ट, समझिएगा, हिज फ्रेंड्स वर पुअर बट ऑनेस्ट। तो ये हिंट दे रहा है, कह रहा है कि उसके दोस्त गरीब हैं लेकिन ईमानदार हैं। तो इसका क्या मतलब निकल रहा है, इसका ये थोड़ा सा एक तरफ हिंट दे रहा है कि कह रहा है यहाँ पर कि जो पुअर फ्रेंड हैं उस होते हैं अक्सर, ठीक है, वो डिसऑनेस्ट होते हैं, डिसऑनेस्ट। ये आपको हिंट देते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से है। यहाँ पे कह रहा है कि द पेशेंट डज नॉट वांट टू गो टू द डॉक्टर, ही वांट्स टू डाई अ नेचुरल डेथ। तो कह रहा है पेशेंट जो है डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता है, वो एक नेचुरल डेथ मरना चाहता है। तो ये क्या हिंट दे रहा है, ये हिंट दे रहा है कि जो लोग भी डॉक्टर के पास में जाते हैं, ठीक है, वो लोग नेचुरल डेथ नहीं मरते, यानी आर्टिफिशियल या फिर दवाओं को खाने के बाद उनकी डेथ होती है, ठीक है। तो ये कहना चाहता है इनडायरेक्टली कि जो लोग यानी कि दवा खा करके मरते हैं, ठीक है, वो लोग नेचुरल डेथ नहीं मरते हैं। ये यहाँ से हिंट दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इन्वेंडो है, यानी हिंट दिया जाता है, किसी दूसरी तरफ हिंट दिया जाता है। जो अपना नेक्स्ट है उसका नाम है कैसमस। तो कैसमस का मीनिंग क्या होता है, प्लेसिंग क्रॉसवाइज। प्लेसिंग क्रॉसवाइज, प्लेसिंग क्रॉसवाइज का मतलब कि एक ही लाइन में हम जो है शब्दों को बस एक्सचेंज करके रख देते हैं, उनके प्लेस को बस चेंज कर देते हैं, ठीक है। और ये भी कंस्ट्रक्शन पर बेस्ड होता है। जब हम शब्द को फ्रेम करते हैं या फिर हम कोई सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो वहाँ पर कैसमस फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है। कह रहा है कि द रिवर्सल ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इन अ सक्सेसिव फ्रेज, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द रिवर्सल ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इन सक्सेसिव फ्रेज। तो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को हम लोग सक्सेसिव फ्रेज में, यानी आने वाले फ्रेज में हम लोग बस उल्टा लिख देते हैं, अपोजिट वे में लिख देते हैं, रिवर्स करके लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि फेयर इज फाउल, फेयर इज फाउल, फिर आगे कह रहा है फाउल इज फेयर, ठीक है। आई थिंक ये मैकबेथ की लाइन है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि एक तरफ हम कह रहे हैं फेयर इज फाउल, दूसरी तरफ हम लोग कह रहे हैं कि फाउल इज फेयर। तो यहाँ पर भी कैसमस फिगर ऑफ स्पीच का यूज हो जाएगा। अगला अपना देखिए, ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये जो फ्रेज है और ये जो दूसरा अपना फ्रेज है, ये दोनों बस रिवर्स करके लिखे हुए हैं। तो रिवर्स करके जब लिखा जाएगा तो वहाँ पर कैसमस फिगर ऑफ स्पीच होगा। और अगर आप ध्यान दें तो ये जो है लाइन जो है ये ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न की लाइन है, जो कि जॉन किट्स ने लिखा था, ठीक है। तो इसके जो राइटर हैं वो जॉन केट्स हैं। अब अपना है जो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है उसका नाम है ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो बढ़ते हैं अपने ट्रांसफर एपिथेट को पढ़ने के लिए। तो कह रहा है यहाँ पर कि क्या होता है ट्रांसफर एपिथेट। तो इट इज यूज, यानी इट इज व्हेन एन एडजेक्टिव यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब वन थिंग ऑन थिंग इज ट्रांसफर्ड टू अनदर विच इट कैन लॉजिकली नेवर क्वालिफाई, ठीक है। यानी कि जैसा कि आपको एपिथेट का क्या मतलब होता है फ्रेंड, एपिथेट का मतलब कुछ और नहीं बल्कि होता है एडजेक्टिव। इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है वो एडजेक्टिव होता है। तो अब जैसा आपको पता है कि जो एडजेक्टिव होता है वो तो नाउन को क्वालिफाई करता है, या फिर हम कहें कि नाउन के पहले आता है। जैसे मैं यहाँ पर कहता हूँ कि गुड बॉय, गुड बॉय, तो ये जो गुड है ये आपका एडजेक्टिव है और ये बॉय के पहले आया हुआ है, यानी बॉय की क्वालिटी बता रहा है। लेकिन कभी कभी क्या है, लेकिन इस ट्रांसफर एपिथेट में क्या होगा, इस ट्रांसफर एपिथेट में ये जो गुड वर्ड है फ्रेंड्स, ठीक है, और यहाँ पर वो एक वर्ब रहेगी, यहाँ पर वर्ब रहेगी और यहाँ पर फिर से एक आपका सब्जेक्ट रहेगा। तो ये जो गुड वर्ड है, ठीक है, अब यहाँ पर बॉय की इसकी क्वालिटी ना बता करके यहाँ पर मौजूद कोई शब्द की क्वालिटी बताता है, ठीक है। तो उस दौरान क्या होता है कि ये जो यानी एडजेक्टिव था वो ट्रांसफर हो करके यहाँ पर मौजूद होने वाले किसी शब्द का क्वालिटी बताने लगता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं ट्रांसफर एपिथेट, ठीक है। ट्रांसफर एपिथेट का कुछ और मतलब नहीं, बस आप समझिए कि इसमें एडजेक्टिव होता है, ठीक है। और जब इसमें एडजेक्टिव होगा
तो इसका मतलब ये क्वालिटी बताएगा, और जब क्वालिटी बताएगा तो फिर हम लोग इसको पहचान पाएंगे। और ये इस प्रकार ऐसा इसमें स्ट्रक्चर बनता है कि ये लॉजिकली जो है वो कभी क्वालिफाई नहीं कर सकता है। जैसे मैं यहाँ पर लिखा हूँ एग्जाम्पल कि आई हैड अ वंडरफुल डे, आई हैड अ वंडरफुल डे। तो वंडरफुल डे का क्या मतलब हुआ? वंडरफुल डे तो डे कभी वंडरफुल नहीं होता है। सच बात तो ये है कि डे वंडरफुल नहीं होता है, ठीक है, डे का कोई संबंध नहीं है। आपके लिए वो डे वंडरफुल हो सकता है, आपके अकॉर्डिंग ये वंडरफुल है कि नहीं है ये डिटरमाइन किया जाएगा। तो यहाँ पर जो वंडरफुल जो वर्ड है ये इसकी क्वालिटी नहीं बता रहा है, बल्कि यहाँ पर एक वर्ब आई है और यहाँ पर एक सब्जेक्ट आया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है उसकी क्वालिटी ये बता रहा है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर ट्रांसफर एपिथेट है, यानी एडजेक्टिव जो था वो ट्रांसफर होकर के चला गया। यानी अब आई हैड अ वंडरफुल डे, तो मेरे लिए वो दिन जो है वंडरफुल था, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर ट्रांसफर एपिथेट का यूज किया गया है। जैसे सी पास्ट अ स्लीपलेस नाइट, तो नाइट तो सबके लिए सेम होती है, लेकिन उसने नहीं सोया होगा उस रात को, तो इस वजह से ये जो स्लीपलेस की बात कर रहा है वो जो है यहाँ पर जो वर्ड जो प्रोनाउन सी का यूज हुआ है उसकी क्वालिटी बता रहा है। तो यहाँ पर भी जो एडजेक्टिव है वो नाइट के लिए नहीं, सच बात यानी जो स्लीपलेस है वो नाइट के लिए यूज नहीं हुआ है, वो सी के लिए यूज हुआ है, सी की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर भी ट्रांसफर एपिथेट हो जाएगा फ्रेंड्स। अब हम लोग अपने बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ, जो कि है अपना एंटीथेसिस। तो एंटीथेसिस में हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो है डिफरेंस पर बेस्ड होता है, यानी इसमें जो सेंटेंस होते हैं उसमें कुछ डिफरेंस की बात की जाती है। और जब डिफरेंस की बात की जाएगी इसका मतलब ये है कि उसमें कंट्रास्टेड आइडियाज़ ऑफ वर्ड्स आर सेट अगेंस्ट ईच अदर इन बैलेंस्ड फॉर्म, ठीक है। तो कंट्रास्टेड आइडियाज़ का जिक्र होता है और वो इस प्रकार से सेट किए गए रहते हैं कि ताकि दोनों चीज़ें बैलेंस हो पाएँ। एग्जाम्पल से और क्लियरली समझ में आएगा। तो एंटीथेसिस में कह रहा है कि टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन, ठीक है। तो देखिए कंट्रास्टेड आइडिया, यानी गलती करना ह्यूमन की फितरत है और माफ़ करना दैवीय देवताओं की फितरत है। तो यहाँ पर कैसे ये सेंटेंस आपस में बैलेंस हो गया है और हम कंट्रास्टेड आइडिया का भी यूज कर पाए, यानी एक तरफ हम टू एयर की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम लोग टू फॉरगिव की बात करते हैं। तो एक तरफ गलती करना और दूसरी तरफ माफ़ करने की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये कंट्रास्टेड आइडिया हो गया और सेंटेंस इस तरह से फ्रेम किया गया है कि ये चीज़ें बैलेंस हो रही हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि आर्ट इज लॉन्ग बट लाइफ इज शॉर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देखिए आर्ट इज लॉन्ग और बट लाइफ इज शॉर्ट, तो सेंटेंस तो एक ही है इसमें, लेकिन टू कंट्रास्टेड आइडियाज़ को बैलेंस करते हुए यहाँ पर लिखा गया है। वर्चुअली अ सी बट ड्राई लाइक अ हर्ट, ठीक है। वर्चुअली अ सी यानी वर्चुअली देखा जाए तो समुद्र की तरह है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो दिल है वो सूखा हुआ है, यानी दिल की तरह यानी सूखा हुआ है, निराश है। तो एक तरफ हम लोग सी से समझते हैं कि पूरा पूरा भरा रहेगा, सी समुद्र में तो काफ़ी पानी रहता है, यानी काफ़ी उसमें वो भरा रहता है, और जो दिल होता है कभी कभी बिल्कुल जब उदास हो जाता है तो उसकी यहाँ पर बात कर रहा है। तो यहाँ पर भी एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच होगा। कह रहा है कि गॉड मेड द कंट्री बट मैन मेड द टाउन, ठीक है। तो ये भी एक आपका यहाँ पर जो है वो एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच है। सेंटेंस यहाँ पर बैलेंस हो रहा है कि गॉड ने तो कंट्री बनाया, ठीक है, और मैन ने टाउन बनाया। ओनामेटोपोइया, ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जो कि साउंड पर बेस्ड होता है फ्रेंड्स। ये जो होता है ये आपका साउंड पर बेस्ड होता है, यानी जब हम बोलेंगे यानी जो आवाज़ निकलती है, ठीक है, किसी भी पर्सन की, किसी भी एनिमल की, है ना, तो उसके थ्रू हम लोग पहचानते हैं कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच यानी ओनामेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच है कि नहीं। इन दिस द साउंड ऑफ वर्ड इज मेड टू सजेस्ट द सेंस, ठीक है, इसमें साउंड ही सेंस को सजेस्ट करने का काम करते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पर लिखा हूँ एग्जाम्पल में कि म्याओ म्याओ वेयर इज़ माई मिल्क क्राइड द कैट, तो यहाँ पर देख रहे हैं म्याओ लिखा हुआ है, तो म्याओ किसका होता है, म्याओ जो साउंड होता है वो किसका साउंड होता है, तो ओनामेटो यानी कैट की साउंड होती है, तो इसलिए यहाँ पर
यहाँ पर ओनामेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। ये फिगर ऑफ स्पीच पहचानना आसान होता है क्योंकि यहाँ पर साउंड का जिक्र कर दिया जाता है। जैसे कर्फ्यू टोल्स द नेल्स ऑफ पार्टिंग डे। कर्फ्यू टोल्स का मतलब होता है कि जो चर्च में जो घंटियाँ बजती हैं तो उसको कर्फ्यू टोल्स कहा जाता है। तो यहाँ पर भी जो एक प्रकार का, यानी चर्च में जो शाम को घंटियाँ बजती हैं तो उसका यहाँ पर जिक्र कर रहा है। ठीक है, ये जो लाइन है अगर आपको याद हो तो ये जो लाइन है वो टॉमस ग्रे की, आई थिंक, हाँ, टॉमस ग्रे की ही एक पोएम है, एलिजी रिटन ऑन कंट्री चर्चयार्ड। ठीक है, टॉमस ग्रे, एलिजी रिटन ऑन कंट्री चर्चयार्ड, उसी की ये लाइन है, फेमस लाइन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक और एग्जांपल है अपना यहाँ पर, बार्किंग इम्प्लाइज द अराइवल ऑफ सस्पिशियस एलिमेंट इन द सोसाइटी। तो बार्किंग, अब बार्किंग जो होता है ये डॉग की नॉइस होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस लाइन में भी ओनामेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। अब अपने बढ़ते हैं सिंपलेस्ट, मोस्ट सिंपल फिगर ऑफ स्पीच के तरफ। ठीक है, ये मोस्ट सिंपल भी है और फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो यहाँ पर है कि इट इज़ बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी। तो ये जो होता है ये सिमिलैरिटी पर बेस्ड होता है ना। सिमिलीज जो होता है इसका, यानी लैटिन मीनिंग या फिर ग्रीक मीनिंग की जब बात की जाएगी तो इसका मतलब होता है लाइक, यानी समान दिखने वाला, एक समान, लाइक या फिर लाइकनेस, एक समान दिखने वाला होता है इसमें। और इसमें जो होता है कंपैरिजन बिटवीन द टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, एटलीस्ट वन पॉइंट इज कॉमन। ठीक है, यानी इसमें दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट की तुलना हम लोग करते हैं, लेकिन उन दोनों ऑब्जेक्ट में कोई एक चीज कॉमन होना चाहिए और साथ ही उस पूरे सेंटेंस में कहीं पर भी या तो सो आ जाए या फिर लाइक आ जाए या फिर एज आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन तीनों में से कोई एक शब्द सेंटेंस में रहते ही रहते हैं, इसीलिए इसको पहचानना आसान होता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज अ ब्रेव एज लायन। तो आपने देखिए वो लायन की तरह बहादुर है। तो यहाँ पर ही एक अलग ऑब्जेक्ट है, लायन एक अपना अलग ऑब्जेक्ट है, लेकिन उनमें दोनों में एक चीज़ कॉमन है और वो ये है ब्रेव, यानी दोनों ही ब्रेव हैं। तो आपने देखा क्या कि टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट की एक कॉमन क्वालिटी रहती है उस पूरे सेंटेंस में, और साथ ही या तो सो आ जाए या लाइक आ जाए या फिर एज आ जाए। तो यहाँ पर अपने सेंटेंस में एज आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। लाइफ इज टीडियस एज ट्वाइस टोल्ड टेल। ठीक है, ये भी विलियम शेक्सपियर की लाइन है। तो लाइफ जो है, लिख देता हूँ यहाँ पर विलियम शेक्सपियर। ठीक है, हालांकि इसका सेंस काफी अच्छा निकल रहा है। जब हम लोग दो बार कहानी सुन लेते हैं तो बोरिंग सा लगने लगता है, उसी तरह से उसी को यहाँ पर ही विलियम शेक्सपियर ने कहा है कि लाइफ जो है, लाइफ इज टीडियस। टीडियस का मतलब क्या होता है? बोरिंग होता है। टीडियस मतलब उबाऊ, बोरिंग, है ना। तो तो लाइफ इज टीडियस एज ट्वाइस टोल्ड टेल। जैसे हम दो कहानियों को एक बार, जो हम कोई कहानी दूसरी बार जब हम सुन लेते हैं तो वो बोरिंग लगने लगती है, ठीक उसी प्रकार से अपनी जिंदगी भी, ठीक है, बोरिंग सी हो गई है। तो यहाँ पर भी एज का इस्तेमाल किया गया है। देन आई फेल्ट आई लाइक सम वॉचर ऑफ स्काई। ठीक है, देन फेल्ट आई लाइक सम वॉचर ऑफ स्काई। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए, ठीक है, यानी लाइक का इस्तेमाल किया गया है। तो जब लाइक का इस्तेमाल जब कहीं पर भी, यानी किसी भी फिगर ऑफ स्पीच में हो जाएगा तो वहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच होगा वो होगा हमेशा सिमिली का होगा। ये जॉन किट्स की लाइन है फ्रेंड्स। ठीक है, अब अपना है यहाँ पर एल्यूजन। तो एल्यूजन का भी मतलब होता है कि हम, यानी कि रिफरेंस ये देता है। क्या मतलब होता है देखते हैं, वर्ड ही पढ़ ही लेते हैं डायरेक्टली।
द पासिंग रिफरेंस विदाउट एक्सप्लिसिट आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। यानी ये एक प्रकार का रिफरेंस होता है जो कि एक्सप्लिसिट यानी कि क्लियर मीनिंग नहीं देता है, क्लियर मीनिंग नहीं देता है। जैसे मैं यहाँ पर कहता हूँ कि डोंट एक्ट लाइक रोमियो इन फ्रंट ऑफ हर, ठीक है। अब डोंट एक्ट, इस बात को वही समझ पाएगा जो रोमियो और जूलियट पढ़ा होगा, ठीक है। यानी अगर मैं किसी भी लड़के से कहता हूँ कि डोंट एक्ट लाइक रोमियो इन फ्रंट ऑफ हर, तो उसको अगर पता नहीं रहेगा कि रोमियो आखिर था कौन, रोमियो का कैरेक्टर क्या था, तो वो अपने आप को कैसे समझ पाएगा कि उसको क्या कहा जाता है, क्या कहा जा रहा है, ठीक है। कैसा उसको मतलब उसकी यानी ऑनर किया जा रहा है या फिर डिसऑनर किया जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है पासिंग रेफरेंस, ठीक है। ये एक प्रकार का पासिंग रेफरेंस होता है, ठीक है, जो कि जो होता है क्या, विदाउट एक्सप्लिसिट आइडेंटिफिकेशन का, यानी इसकी आइडेंटिफिकेशन एक्सप्लिसिट नहीं होती है, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ हु इज द शेक्सपियर ऑफ आवर कंट्री, तो पता होना चाहिए एक पर्सन को कि शेक्सपियर आखिर थे कौन। तो जब उसको पता होगा तभी जा करके शेक्सपियर से वो रिलेट कर पाएगा और फिर बता पाएगा कि आखिर उसके कंट्री का कौन शेक्सपियर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है वो एल्यूजन फिगर ऑफ स्पीच का यूज हो रहा है। जैसे यहाँ पर भी कश्मीर इज बिलीव टू बी द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, तो आपको पता होना चाहिए कि स्विट्जरलैंड आखिर वहाँ का मौसम कैसा है, तभी जा करके आप समझ पाएंगे कि हाँ कश्मीर जो है वो स्विट्जरलैंड की तरह दिखता है या फिर वहाँ का क्लाइमेट वैसा है कि नहीं है। तो ये पासिंग रिमार्क्स होता है या फिर ये पासिंग रेफरेंस होता है, ठीक है, जो कि यानी विदाउट एक्सप्लिसिट आइडेंटिफिकेशन उसमें रहती है, ठीक है। एक पर्सन को कुछ क्वालिटी पहले से पता होनी चाहिए तभी जा करके वो दूसरे का सेंस निकाल पाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। और अब अपना है एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन है कि एलिट्रेशन तो बहुत बार आया होगा और पढ़े भी होंगे इसमें, ठीक है। और इस एग्जाम में भी एक क्वेश्चन बना था एलिट्रेशन से, ठीक है। रिपीटेशन ऑफ द सेम वर्ड, वही यहाँ पे कह रहा है कि रिपीटेशन ऑफ स्पीच साउंड इन सीक्वेंस ऑफ नियर बाई वर्ड्स, ठीक है। यानी नियर बाई वर्ड्स के थ्रू, यानी जब एक ही शब्द एक ही लेटर से जब स्टार्टिंग होना शुरू होती है, ठीक है, तो उसी में जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है, ठीक है। वेन टू द सेशन ऑफ द स्वीट साइलेंट थॉट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये एक लाइन है आपका, वेन टू द, इसको हटा देता हूँ, ये केवल सब मिला करके ये फ्रेंड्स ये एक ही लाइन है। तो ये यहाँ से लेकर एक ही ये स्टेंजा है, कह रहा है कि वेन टू द सेशन ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेशन की बात कर रहा है, स्वीट की भी बात कर रहा है, साइलेंट की भी बात कर रहा है। यानी यहाँ पर जो है यानी एक ही लाइन में 3 टाइम एस का यूज हुआ है। तो जब एक ही शब्द जो होते हैं वो बार बार लाइन में आते हैं तो वहाँ पर एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। अब एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच को अगर थोड़ा सा और बड़े स्तर पे देखते हैं और थोड़ा सा डीप में जाते हैं तो उसको और 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और वो 2 पार्ट्स क्या हैं, तो जैसे यहाँ पर उस 2 पार्ट्स को दिखाया जाता है फ्रेंड्स कि एक तो होता है कॉन्सोनेंस और दूसरा होता है एजोनेंस, ठीक है। तो कॉन्सोनेंस में क्या होता है कि कॉन्सोनेंस होता है कॉन्सोनेंस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो कॉन्सोनेंट होते हैं उनका रिपीटेशन होता है, और एजोनेंस में क्या होता है, तो वॉवेल का रिपीटेशन होता है। वॉवेल जो साउंड होते हैं उनका यूज होता है बार बार लाइंस में। तो इसका वो भी आप ध्यान में रखेंगे। हालांकि एग्जाम में बस एलिट्रेशन ही पूछता है, कंसोनेंट्स और एजोनेंस से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे और फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। पढ़ते हैं अपना एफिस्टॉफी, ठीक है। तो एफिस्टॉफी क्या होता है, तो एफिस्टॉफी का जो ग्रीक मीनिंग होता है वो यहाँ पर मैं लिखा हूँ कि एफओ का मतलब होता है अवे और एस्टॉफी का मतलब होता है टर्न, ठीक है। इससे भी अपने एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, सडन चेंज इन थॉट, ठीक है। तो यही था, मीन्स सडन चेंज इन थॉट और टर्निंग अवे, ठीक है। यानी अगर हम कुछ बोल रहे हैं
कुछ सुन रहे हैं, ठीक है, या फिर तो अचानक अगर हमारे थॉट्स में जब कोई भी बदलाव आता है, ठीक है, तो हल्के टाइम के लिए हम लोग सरप्राइज हो जाते हैं, और जब हम लोग सरप्राइज होते हैं वहीं पर हम लोग एफेस्ट्रॉफी का यूज़ कर देते हैं, और फिर वहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच जो होता है वह भी एफेस्ट्रॉफी ही होता है। कह रहा है कि अ राइटर और स्पीकर टर्न अवे फ्रॉम द कोर्स ऑफ हिज स्पीच, ठीक है, अपने स्पीच से यानी वो बदल जाता है, टर्न अवे हो जाता है, ठीक है, थोड़ा कुछ देर के लिए वो अपना जो रास्ता है वो विचलित हो जाता है, उसके विचार बदल जाते हैं, तो वहाँ पर एफेस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि समटाइम्स रिप्रेजेंटेड बाय एन एक्सक्लेमेशन, ठीक है, समटाइम्स जो है एफेस्ट्रॉफी यानी कोई जो भी फिगर ऑफ स्पीच होता है उसमें सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया रहता है, जैसे हम जो भी एग्जांपल्स आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपको हर लाइन में कहीं ना कहीं आपको एफेस्ट्रॉफी या फिर सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन दिखेगा ही दिखेगा। लिखा हुआ है मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, यानी मिल्टन आपको तो इस वक्त पे रहना चाहिए था, तो यहाँ पर एफेस्ट्रॉफी का सिंबल भी लगा है तो आप आसानी से पहचान भी जाएंगे, ठीक है। आप बता सकते हैं क्या ये जो है ये किसकी लाइन है फ्रेंड्स? ये जो लाइन है ये है अपना विलियम वर्ड्सवर्थ। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन है। डियर गॉड द वेरी हाउस सीम एस्लीप, ठीक है, तो डियर गॉड यहाँ पर यूज हुआ है, ठीक है, सडन चेंज इन थॉट की बात कर रहा है। ओह लिबर्टी व्हाट क्राइम हैव यू बीन कमिटेड इन दाई नेम, ठीक है, इन सभी में आपको यानी सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन जो कि इस प्रकार का सिंबल बनता है फ्रेंड्स, ठीक है, वो आपको दिखेगा, और जब यहाँ ये सिंबल दिखेगा तो वहाँ पर एफेस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट इस पूरे पैराग्राफ में जो है वो अगर कोई लाइन है तो मैं ये कहूँगा कि ये है, ठीक है, इट मीन्स एफेस्ट्रॉफी मीन्स सडन चेंज इन थॉट और टर्निंग अवे, ठीक है, विचारों में बदलाव, अचानक बदलाव। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ खास फिगर ऑफ स्पीच हैं उनको आप तैयार कर लिए होंगे, समझ में आ गया होगा, नहीं भी समझ में आएगा तो थोड़ा सा एक बार और इस वीडियो को देखने का प्रयास करिएगा, है ना। और अगर आप समझ गए हैं तो यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन लिखा हूँ, आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। तो एक बार के लिए आप कोशिश करिए, यहाँ पर लिखा हुआ है द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन, तो ये जो लाइन है वो उसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है ये आप मुझे बताइए। ये सभी अच्छे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है, ये एग्जाम में पूछे गए हैं। तो टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, इन डैफोडिल्स, इन डैफोडिल्स, तो डैफोडिल्स की बात जब करता है यानी डैफोडिल्स जो पोयम थी, है ना, याद होगा आपको, डैफोडिल्स जो है ये भी आपका किसका है, तो ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम है। तो टॉसिंग देयर हेड, ठीक है, तो डैफोडिल्स जो है अपने हेड को, डैफोडिल्स का हेड दिखाया गया है, लेकिन डैफोडिल्स का हेड हो सकता है क्या रियल में? नहीं हो सकता है, हेड तो ह्यूमंस का होता है, तो ह्यूमंस की क्वालिटी को डैफोडिल्स से जोड़ करके दिखाया गया है, इस वजह से यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। The figure of speech used in the expression murderous innocence of the sea, murderous innocence of the sea, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक तरफ तो murderous कह रहा है, ठीक है, और उसी के दूसरी तरफ innocence भी कह रहा है, उसी के दूसरी तरफ innocence भी कह रहा है, तो इसमें दो अपोजिट वर्ड एक साथ यूज किए गए हैं और इस वजह से यहां पर ऑक्सीमोरोन फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। इन दिस लाइन फ्रॉम किड्स पोएट, किड्स की जो पोयम थी, ठीक है, ओड टू ऑटम, तो ओड टू ऑटम की एक लाइन आपके सामने लिखा गया है,
द लॉक ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन, ठीक है, इसको बताइए कौन सा होगा इसमें, द लॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, एक फिगर ऑफ स्पीच जो है उसको, यानी मैं इसको समझा देता हूँ एग्जाम क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। मेटाफर और सिमली, ये दो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, दोनों में काफ़ी हद तक समानता होती है, ठीक है। दोनों में ही हम कंपेयर करते हैं टू डिफरेंट थिंग्स की एक कॉमन आइडिया के साथ में, लेकिन अंतर ये है इसमें कि मेटाफर में न तो एज दिखेगा, न तो लाइक दिखेगा और न तो सो दिखेगा, यानी जो तीन वर्ड जो सिमली में दिखते थे वह वर्ड, वे जो तीनों वर्ड हैं वो मेटाफर में नहीं दिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी कंपैरिजन ही की जाती है, तो यहाँ पर लॉक्स की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर मेटाफर का यूज कर दिया जाएगा, ठीक है। थोड़ा और समझते हैं, इसका मतलब होता है मेकिंग अ कंपैरिजन बिटवीन द टू अनलाइक थिंग्स, ठीक है। ये चीज़ हम लोग सिमली में भी पढ़े थे, तो इसमें भी हम लोग दो अनलाइक चीज़ों के बारे में ही बात करते हैं, ठीक है, लेकिन विदाउट यूजिंग द वर्ड्स, लेकिन हम इसमें शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं। कौन से शब्द? लाइक, एज और देन, या फिर जो भी सो है उसका हम लोग यूज यहाँ पर नहीं करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर भी मेटाफर ही होगा फिगर ऑफ स्पीच। कह रहा है ही इज द न्यूटन ऑफ दिस सेंचुरी, ठीक है, ही इज द न्यूटन ऑफ दिस सेंचुरी, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है बताइए? वह न्यूटन है इस शताब्दी का, ठीक है। तो पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कि न्यूटन आखिर था कौन, ठीक है, तो तभी आप बता पाएंगे कि इस सेंचुरी का आखिर न्यूटन हुआ था कि नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है फ्रेंड्स, ये जो न्यूटन है, ठीक है, वो यूज किया गया है साइंटिस्ट को शो करने के लिए, साइंटिस्ट को शो करने के लिए। तो इस वजह से यहाँ पर सैनक डो की फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सिमली आप जान ही रहे हैं, ठीक है, इसमें तीन वर्ड होते हैं, लाइक, सो और एज होते हैं। सैनक डो की ये हो ही गया, ठीक है। इसमें टॉकिंग एज अ होल करते हैं, सैनक डो की का यही मतलब होता है, ठीक है, यानी टेकिंग एज अ होल, ठीक है। एक चीज़ का वर्ड यूज होगा लेकिन हम उस पूरे ग्रुप और कम्युनिटी की बात करते हैं। ट्रांसफर एपिथेट का मतलब होता है कि इसमें एडजेक्टिव ट्रांसफर होकर के स्टार्टिंग में आए हुए सब्जेक्ट का क्वालिटी बताने लगता है। और हाइपरबोल का मतलब ये होता है कि एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें हम चीज़ों को बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं, ठीक है। हाइपरबोल हमने यहाँ पर पढ़ाया नहीं वैसे, लेकिन ये आसान भी है वैसे। हाइपरबोल में हम चीज़ों को बढ़ा चढ़ा करके बातें करते हैं, जैसे कि मैं कहता हूँ यहाँ पर कि युद्ध के मैदान में खून की नदियाँ बह गई, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको लिखूंगा जब रिवर ऑफ ब्लड, ठीक है, रिवर ऑफ ब्लड वाज फ्लोइंग इन बैटलफील्ड, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखेंगे कि वास्तव में कभी खून की नदी बह सकती है क्या? नहीं बह सकती है, ठीक है। लेकिन हमने बहुत इसको बढ़ा चढ़ा कर कह दिया, थोड़ा सा कोई ब्लड गिरा होगा वहाँ पे, तो हमने उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के कह दिया कि खून की तो नदी बह रही थी। तो जब हम एग्जाजरेट करके चीज़ों को और एक्सपेंड करके जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच होता है। और एक और है यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि द फ्रेजेस हमिंग बीज, द कैकलिंग हेन एंड द बजिंग सॉ आर एग्जाम्पल ऑफ। तो ये जो है, जो तीनों यहाँ पर जो वर्ड यूज किए गए हैं, द हमिंग बी है ना, ये साउंड होता है ना, मधुमक्खियों का साउंड होता है। कैकलिंग हेन का साउंड होता है। द बजिंग सॉ, ठीक है, ये सभी जो है एक साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। और जहाँ कहीं भी साउंड को रिप्रेजेंट करने वाले जो शब्द आते हैं वहाँ पर हम लोगों का ओनामेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच होता है। और इसको बताइए, ठीक है, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है फ्रेंड्स, ठीक है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो नेसेसिटी भी अपना यहाँ पर एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है,
और जब एब्स्ट्रैक्ट कोई आइडिया हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, उसको हम ह्यूमन रिलेशन या फिर ह्यूमन से एसोसिएट करके जब हम चीज़ों को देखते हैं तो वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। जैसे यहाँ पर नेसेसिटी तो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, लेकिन नेसेसिटी को यहाँ पर मदर दिखाया गया, इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ठीक है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है फ्रेंड्स, है ना, स्कूल के दीवारों पे लिखा रहता था हम लोग के बचपन में। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो अब मदर तो ह्यूमन ही कोई हो सकता है, ह्यूमन बीइंग ही मदर का काम करता है। ठीक है, तो एक तरफ यहाँ पर आपने देखा कि कैसे ह्यूमन बीइंग के कैरेक्टर को एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के साथ में जोड़ करके बताया जा रहा है, और इसीलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होगा। Had we but word enough and time, this coinish lady were no crime. The statement is an example of। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? इसमें हम कहते कुछ और है, सेंस कुछ और निकालते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आयरनी का यहाँ पर यूज हो रहा है, हैड वी बट वर्ड एनफ। ठीक है, हैड वी बट वर्ड एनफ एंड टाइम, दिस कोइनेस लेडी वर नो क्राइम। यहाँ पर आयरनी फिगर ऑफ स्पीच का यूज यहाँ पर हो रहा है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेम्प्टिंग दिस लेक्चर। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा, और ये लेक्चर जो है मेरे द्वारा प्रेजेंट किया गया है। माय नेम इज सलीम अहमद। वेरी सून वी विल मीट इन अ नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू एवरीवन।